बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट, ये शुरू करते हैं। अच्छा, फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट में ये बात समझिए कि गवर्नमेंट को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का फ्लो बराबर नहीं होता। यानी एक टाइम पीरियड में गवर्नमेंट जितने खर्चे करना चाह रही होती है उस टाइम पे जो वो रेवेन्यू होता है वो उतना नहीं आता है गवर्नमेंट के पास। यानी लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द मॉनेटरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये मसला तीनों के लिए है। हाउस होल्ड के लिए भी है, बिजनेस फर्म्स के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है। इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए मसाइल मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट की ये फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट हैव द फिस्कल बजट कंसिस्टिंग ऑफ टैक्सेशन एंड अदर। ये तो 3.1 से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट पेमेंट्स और गवर्नमेंट रिसीट्स, ये ज़रा देखिए गवर्नमेंट की पेमेंट्स कौन कौन सी हैं जी। गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो कहाँ कहाँ करती है, गवर्नमेंट को खर्चे कहाँ कहाँ करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड अ नंबर ऑफ आउटलेज ऑन ए करंट एंड लॉन्ग टर्म नेचर, दीज कैन बी कैटेगराइज्ड। ये देखते हैं जी, ए और बी और दो हिस्सों में गवर्नमेंट के अखराजात को डिवाइड किया गया है। पहला ये है कि गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, और उसके अंदर एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म है ये गवर्नमेंट जो है खर्चे करती है ऑन करंट गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। फिर गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग की रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है, उस पर खर्चा आता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, उसकी पेमेंट करनी होती है टू कैरी आउट द डेली गवर्नमेंट एक्टिविटी, यानी हीट पर, लाइट पर। यूके में चूँकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो हीट पर भी अखराजात आते हैं उनके। तो ये शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म के अंदर जो गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, उनको हम ने देखा कि वो कौन कौन से हैं। 3 आइटम इसने बताए हैं। और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या हैं कि गवर्नमेंट ने रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट करती है एक्चुअली वो, तो उसको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये दूसरा हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। इसके बाद जो, यानी एक तो गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चे करती है और दूसरा जो है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम वो पेमेंट्स होती हैं जिसके बदले में गवर्नमेंट कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले रही होती। यानी इसका मतलब ये है कि उसके रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, यानी गवर्नमेंट पे ही करती है, उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। जैसे जैसे यानी ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट रिसीव नो गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न उसको कुछ नहीं मिलता। जैसे गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, हमारे मुल्क में तो नहीं है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे लोग अगर बेरोज़गार हों तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं और गवर्नमेंट उनको हर महीने पैसे देती है मुफ्त में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेती है। इसलिए कि उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगती उनसे। वेलफेयर पेमेंट्स होती हैं, यानी गवर्नमेंट एजुकेशन के पैसे भी खुद दे रही होती है, हेल्थ के पैसे भी गवर्नमेंट वहाँ पे खुद दे रही होती है, इलाज आपका फ्री हो रहा है, बच्चे आपके फ्री पढ़ रहे हैं, और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं ये सारी। पेंशन दे रही होती है, हमारे मुल्क में पेंशन मिलती है। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, यानी ये वन वे ट्रांसफर्स हैं, इसके बदले में दूसरी तरफ से कुछ नहीं मिलता गवर्नमेंट को। तो ये दोनों मिलाएं, ए और बी दोनों मिलाएं तो ये गवर्नमेंट के क्या बन जाती हैं, ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या गवर्नमेंट की पेमेंट बन जाती है। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं गवर्नमेंट की रिसीट्स कौन कौन सी, यानी गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कहाँ से करती है, रेवेन्यू कहाँ से मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए क्या करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और रेवेन्यू में ख़ास तौर पर पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है, टैक्सेस से। अब वो टैक्सेस बता रहा है कि कौन कौन से हैं जहाँ से पैसा इकट्ठा करती है।
पहला है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है और कैपिटल के ऊपर टैक्स लगाती है, जिसको आप इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं लोग, उससे पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। फिर गवर्नमेंट कंपनियों के प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है और जिसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करती है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगाती है या सेल पे टैक्स लगाती है। ये तो इनकम और कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगाया ना, क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन टैक्स पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं उनके ऊपर वो लगता है, या किसी कंपनी के शेयर आपने खरीदे हुए हैं और शेयर पे आपको प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। उसके बाद कंपनियां जो है, सॉरी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर पर भी टैक्स लगाती है, सेल्स पर भी लगाती है। यानी कंज्यूमर जो है, अगर उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया है तो या लिया है, तो उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स पे करेंगे, एक्सपेंडिचर टैक्स पे करेंगे। और सेल्स टैक्स को क्या है, सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटीज हैं जो कि टोबैको पे लगती है, ये यूके में खासतौर पर, अल्कोहल में, पेट्रोल पे। और वैल्यू एडेड टैक्स वहाँ पे वैट कहते हैं उधर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये सारे वो टैक्स हैं जो कि गवर्नमेंट इकट्ठे करके रेवेन्यू जनरेट करती है, समझ रहे हैं। ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो किस किस पे लगता है, टोबैको पे, अल्कोहल पे, पेट्रोल पे, ठीक है ना जी। सेल्स टैक्स लेती है जो सेल पे लगता है, और प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट वो एक्साइज ड्यूटी होती है। और सर्विसेज पे जो टैक्स लगाती है या रिक्रिएशन पे जो टैक्स लगाती है, सिनेमा पे आप जाएं तो एक्साइज ड्यूटी लेंगे, उसको हम एक्साइज टैक्स कहते हैं। ये दूसरे। फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये भी गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करती है। इसका मतलब ये है कि ये एम्प्लॉयर जो होता है ना, जैसे मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मेरा एम्प्लॉयर जो है वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, ताकि मैं मेरी हेल्थ का और मेरी पेंशन का इंतज़ाम हो सके। और ये अमाउंट जो है वो जमा होती है गवर्नमेंट की इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की चक्कर में, या इंश्योरेंस कंपनियों को जमा कराई जाती है वहाँ पे। अदर रेवेन्यूज, गवर्नमेंट जो है वो और पैसे भी इकट्ठे कर लेती है, जैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ट्रेड करती है, बिजनेस करती है, उससे भी गवर्नमेंट को पैसा कट मिल जाता है। ये गवर्नमेंट की अपनी एंटरप्राइजेज होती हैं, जैसे पाकिस्तान में पीआईए है या पाकिस्तान रेलवे है, ये गवर्नमेंट को अर्न करके देती हैं। अदर रेवेन्यूज ये होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो मैंने अभी गिनवाए हैं ये गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं, और ये जो मैंने गिनवाए थे ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं। अब इनमें मसला क्या है, इनमें मसला ये है कि ये किसी एक टाइम पीरियड पे ये दोनों मैच नहीं करते। जब मैच नहीं करते तो फिर जारी सी बात है कि क्या होता है वहाँ पे, मसला पैदा होता है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें और एक्सपेंडिचर में लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है, जो मसला बाकी लोगों के साथ भी था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको पूरा करने के लिए कैसे कैसे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में अगर गवर्नमेंट ने करना है तो वो कैसे करेगी, ये देखें, टाइम फ्रेम है शॉर्ट टर्म, तो इसमें क्या करती है, अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लेती है। और कहाँ से लेती है, सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक से कर्जा लेती है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का ही बैंक होता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें गवर्नमेंट ने ये पैसे लेके क्या करती है, गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी पेमेंट करनी होती है, पेंशन देनी होती है, सैलरीज देनी होती हैं एम्प्लॉयज़ को, या गवर्नमेंट ने रूटीन की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी हो। इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म ये नीड्स कहलाती हैं, इनके लिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से कर्जा लेके पूरा कर लेती है। मीडियम टर्म, अगर गवर्नमेंट ने स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड बनाने हैं, या इनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फंड्स को एक साल से एलोकेट करती है ज़्यादा के लिए, अपने बजट के अंदर वो उसको लेके आती है। गवर्नमेंट एलोकेट करती है मोर फंड्स टू 1 ईयर रादर देन एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ। फिजिकल पॉलिसी कहलाती है ये, फिजिकल पॉलिसी कहते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू और टैक्स की पॉलिसी। और इसमें ये यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है
अगर वो काउंटर साइक्लिकल है, काउंटर साइक्लिकल कहते हैं कि मुल्क के अंदर बेहतरी है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, ये काउंटर हो गया ना, उलट होगी बात। और मुल्क के अंदर अगर बेहतरी नहीं है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर फिर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक साइकिल के साथ उसका काउंटर साइकिल चल रहा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मैनेज करे अपनी फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए और इन चीज़ों को प्रोवाइड करे अपने बजट के अंदर लेके आके। और बाज़ औक़ात ऐसा जब मैनेज नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो डेफिसिट में चला जाता है। डेफिसिट का मतलब ये कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। तो इस बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट फिर प्राइवेट सेक्टर से कर्जा लेके उस बजट को पूरा करती है, या फिर वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड लोग खरीदते हैं या बैंक खरीदते हैं और बैंकों से वो पैसा इकट्ठा करती है, या फिर भी पूरा ना हो बजट डेफिसिट तो गवर्नमेंट फिर बैरून ममालिक से कर्जा ले लेती है, इसे हम फॉरेन डेट कहते हैं। उसके बाद ये है कि अगर गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, जैसे कोई डैम बनाना है, ये डैम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इस तरह एक गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनाना है, या एक पाकिस्तान में जिस तरह हम एटमी ताकत है तो एटॉमिक जो है उस पर कोई खर्चे करने हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए होता है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो है उनका स्पेंडिंग बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है, और वो कर्जा फिर वो इंटरनली भी ले सकती है, वो एक्सटर्नली भी ले सकती है। इंटरनली कर्जा लेगी तो बैंकों से लेगी या प्राइवेट सेक्टर से लेगी, उसको डोमेस्टिक डेट कहेंगे। और अगर वो एक्सटर्नली लेगी तो वो किसी मुल्क से लेगी या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लेगी, जैसे IMF से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेगी, या इस्लामिक बैंक से लेगी, तो वो फिर फॉरेन डेट कहलाता है। तो उससे वो अपने चीज़ें जो हैं वो पूरा करती है। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कैसे पूरे करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की पेमेंट्स जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है उनकी रिसीट के साथ। ये मसला तीनों में था, यानी हाउस होल्ड में भी यही मसला है कि एक टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होते हैं किसी एक टाइम पीरियड। अगला जो क्वेश्चन है जी वो ये है कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है। लेकिन मैं दोबारा से एक चीज़ समझा दूं कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है, ये ज़रा समझ लीजिए, फिस्कल पॉलिसी को बजट भी कहते हैं, बजट या बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। और इसमें क्या होती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की रिसीट्स होते हैं कि पैसा इकट्ठा कहाँ से करेगी और खर्च कहाँ पे करेगी। ये चीज़ें दोनों आप पढ़ आए हैं ऊपर कि रिसीट कौन कौन से हैं और स्पेंडिंग कौन कौन सी है। ये देखें, ये जो आपने यहाँ पे लिखा ना गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड रिसीट्स, ये एक्चुअली ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, या हम किसकी बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं। तो बजट मीन्स गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। इसको गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि इधर देखें तो रिसीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही, टैक्स आ रही। तो इसको टैक्स या गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की पॉलिसी भी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी को, बजटरी पॉलिसी। और जब गवर्नमेंट की बजट जो है उसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट के जो रिसीट्स हैं वो इक्वल हो जाएं उनकी स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर के, तो इसे हम बैलेंस बजट कहते हैं, बैलेंस्ड बजट कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसकी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए तो इसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। और अगर रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए एक्सपेंडिचर से तो इसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट कहते हैं, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट मींस कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है और गवर्नमेंट के जो इनकम है वो कम है, रेवेन्यू कम है। ये तीन तरह के गवर्नमेंट के बजट होते हैं। तो गवर्नमेंट डेफिसिट और सरप्लस समझ आ गया आपको। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए फिस्कल ईयर किसे कहते हैं, सॉरी, फिस्कल ईयर का मतलब है कि जिस एक साल के अंदर गवर्नमेंट ने पैसे इकट्ठे करने हैं और खर्च करना है। जैसे हमारा जो फिस्कल ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक है बोला, फिस्कल ईयर ऑफ पाकिस्तान हमारा है 1
जुलाई 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, 30 जून तक ये हमारा फिजिकल ईयर है। मतलब अगर हम अब देखें ना इस वक्त, तो ये 1 जुलाई से शुरू हो चुका है हमारा फिजिकल ईयर। अगर देखें तो हमारा लिखा होता है कि ये बजट जो है, ये बजट जो है 2020-21 का बजट है। तो 2020-21 का मतलब ये है, 2020-21 का बजट का मतलब ये है कि 6 महीने इधर हैं और 6 महीने इधर हैं। समझ आ रही? हमारे मुल्क के 6 महीने एक साल में आते हैं, 6 साल एक में चले जाते हैं। ये हमारा फिजिकल ईयर है। यानी 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ और 30th या 31 दिसंबर तक 2020 तक ये 6 माह बनते हैं, 6 मंथ। फिर 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और 30th जून तक जाएगा 2021 तक। तो ये फिर 6 माह बनेंगे। तो 6 माह ये हैं, 6 माह ये हैं। इसको कहते हैं 20-21 का बजट। ये हमारा फिजिकल ईयर है। 6 माह हमारे इस 20 में आएंगे और 6 माह हमारे 21 में जाएंगे। तो हमारा जो भी फिजिकल ईयर हमारा आता है वो इसी तरीके से आएगा, 20-21, फिर अगला साल आएगा तो 21-22, तो 6 महीने इधर, 6 महीने आगे। तो फिजिकल ईयर समझ आ गए? फिजिकल ईयर जो है जिसमें गवर्नमेंट का बजट आता है, जिसमें गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी अनाउंस होती है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब करना होता है, इसको फिजिकल ईयर भी कहते हैं, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, इसको टैक्स ईयर भी कहते हैं, इसको एग्रीकल्चर ईयर भी कहते हैं, इसको ट्रेड ईयर भी कहते हैं। ये सारे नाम हैं। मैंने अभी आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट का बजट सरप्लस भी हो सकता है, ये मैंने अभी समझाया है, और गवर्नमेंट का बजट जो है वो डेफिसिट में भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको बजट डेफिसिट समझाया गया। बजट डेफिसिट का फार्मूला ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट रेवेन्यू को माइनस कर दीजिए। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये माइनस का साइन है, माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यूज। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं? ये यहाँ तक, ये यहाँ तक ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, और ये फिर माइनस साइन से आगे तक, माइनस साइन से यहाँ से लेके ये जो चीज़ है ना यहाँ तक, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। रेवेन्यू मींस टैक्स, टैक्स का मतलब रेवेन्यू। ये देखें एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट परचेजेस, ट्रांसफर्स और नेट इंटरेस्ट, ये तीनों मिलाएंगे तो ये गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर्स है। तीनों मिला दें ये तीनों, फिर ये माइनस का साइन ये आ रहा है, इधर भी माइनस का साइन आ गया, और गवर्नमेंट रेवेन्यू वैसे लिख दिया। और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जो मेजर रेवेन्यू का सोर्स होता है वो टैक्स होता है, इसलिए टी लिख दिया। इसीलिए ये लिखा है पी प्लस टी आर प्लस आई एन टी, ये बनता है यहाँ तक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, फिर माइनस क्या है, ये टैक्स। ये वही इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई। समझ आ गई बात आपको? तो इसका मतलब ये है कि ये वाली हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है, रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इज इक्वल टू बजट डेफिसिट। ये बजट डेफिसिट का फार्मूला है। यहाँ तक समझ आ गई बातें? तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये है कि जब भी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग उसकी टैक्सेस से ज़्यादा हो जाएगी तो उसका बजट डेफिसिट में चला जाएगा। यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम रह जाएगा। टैक्स जब, टैक्स क्या रेवेन्यू है ना, तो टैक्स जब कम इकट्ठा होगा और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला जाएगा। और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। और कर्जा लेने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कर्जा लेने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, और वो शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं। ठीक है ना जी? तो जो शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट का कर्जे का लेने का इंस्ट्रूमेंट है उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं उन्हें ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है। ये दोनों गवर्नमेंट के कर्जा लेने के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इससे इनको इश्यू करके गवर्नमेंट कर्जा ले सकती है। जैसे
ये देखें यहाँ पर बताया हुआ है ट्रेजरी बिल, ये शॉर्ट टर्म का कर्जा लेने के लिए, मतलब 90 डेज के लिए आप गवर्नमेंट का ये कर्जा ले लें, और इसको गवर्नमेंट नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू करती है ट्रेजरी बिल, इनको टी बिल्स भी कहते हैं। यानी गवर्नमेंट ने फर्ज करें 1 लाख रुपए का कर्जा लेना है, तो उसको, या 1000 रुपये का कर्जा लेना है, तो 1000 रुपया इसकी प्राइस है, इसकी वैल्यू है, और आप उसको, यानी इसकी ये फेस वैल्यू है। ये मैं इसको सही करके लिख दूँ, दोबारा से समझाता हूँ। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये की, और ये क्या है, ट्रेजरी बिल है, टी बिल कहते हैं इसको। तो टी बिल कितना है, 1000 रुपये का। अब ये गवर्नमेंट ने 1000 रुपये का कर्जा लेना है, तो आप, वो गवर्नमेंट इसको कहेगी, इसकी होती है बोली लगती है, और आपने फर्ज करें इसको खरीद लिया कितने का, 900 रुपये का। तो जब आपने 900 का खरीदा तो इसकी प्राइस क्या थी, 900 रुपये। फेस वैल्यू को कहते हैं एफ। एफ यहाँ देखें, पी जो है वो एफ से कम है, और पी और एफ का डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट है, और वो कितना है, 100 रुपया। एफ कितना है, 1000, और ये खरीदी कितने की, आपकी 900 की। तो आपको खरीदते ही पता चल गया कि आपको 100 रुपये का बेनिफिट हुआ है, 100 रुपीज़। तो ये ट्रेजरी बिल का ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट इसको डिस्काउंट पे इशू करती है, तो आप इसकी बोली लगाते हैं। हो सकता है ये 800 की खरीद लेता कोई, तो उसको खरीदते ही 200 रुपये का बेनिफिट होता है। तो जो भी बोली जिसकी हो जाएगी, जो बोली जीत जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट पे इशू होगा। हो सकता है 990 की बिक जाए, हो सकता है 950 की बिक जाए, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मिलेगा आपको। तो आपने 900 रुपये, 1000 रुपये लिखा हुआ है उस ट्रेजरी बिल के ऊपर, तो आपने 900 खरीदी है, तो अगर वो 3 महीने के लिए है तो 3 महीने आपने रखना है उस कागज़ के टुकड़े को संभाल के, ट्रेजरी बिल जिसे कहते हैं। और उसके बाद जब आप उसको 3 महीने बाद गवर्नमेंट को वापस देंगे तो वो 1000 रुपये दे देगी, हालांकि आपने 900 की खरीदी थी, 100 रुपये बेनिफिट हो जाएगा, और गवर्नमेंट को कर्जा मिल जाता है। ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाया। फिर है ट्रेजरी बिल, सॉरी ट्रेजरी बॉन्ड, ये बिल है, ये बॉन्ड है। ट्रेजरी बॉन्ड के क्या होता है, ट्रेजरी बॉन्ड में भी दो चीज़ें होती हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट कर्जा जो है वो लेती है, किस तरीके से, ये भी शॉर्ट टर्म का हो सकता है, मीडियम टर्म का भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। बॉन्ड जो है शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, मीडियम का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कूपन रेट देती है। कूपन रेट मींस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर सूद मिलता है आपको। और इनको हम गिलेट गिलेट एज सिक्योरिटीज भी कहते हैं। किनको भला, ये इन दोनों को, ठीक है ना जी। यूके यूके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी बॉन्ड, इनको गिलेट एज सिक्योरिटीज भी कहते हैं यूके के अंदर। तो ये है जी गवर्नमेंट के कर्जे लेने के तरीके। गवर्नमेंट टी बिल इशू करती है या ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है। टी बिल जो है डिस्काउंट पे इशू होता है, उस पर कोई प्रॉपर सूद नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होता है पी और एफ का, वो खरीदते पता चल जाता है आपको कितना बेनिफिट हुआ। जैसे 1000 वाला ट्रेजरी बिल अगर मैंने 900 खरीद लिया, तो मुझे खरीदते पता चल गया कि मुझे 100 का बेनिफिट हुआ है। इस पर प्रॉपर सूद नहीं मिलता आपको, डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा जो बॉन्ड होता है उस पर गवर्नमेंट आपको कर्जा ले लेती है आपसे, और आप बॉन्ड खरीद लेते हैं गवर्नमेंट का, और या आप खरीदते हैं या बैंक खरीदता है, गवर्नमेंट को कर्जा देते हैं, और फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट हर साल, अगर 15 साल के लिए, तो हर साल कर्ज सूद देती रहती है, और 15वें साल आपकी असल रकम वापस कर देती है। ठीक है ना जी। उसके बाद है जी गवर्नमेंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट। ये मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में होता है, गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब भी बजट डेफिसिट होगा, डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होगा गवर्नमेंट के रेवेन्यू। मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 100 रुपये है, और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो 70 रुपये है, तो डेफिसिट कितना हो जाएगा, 30 रुपये। अब ये 30 रुपये बजट डेफिसिट में है, खसारे में है, इसको पूरा कैसे करें। तो इसको पूरा करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट कर्जा ले, लोन बोरो करे। क्या करे, बोरो करे। तो गवर्नमेंट जब बोरो करती है
तो उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट या तो इंटरनली बोरो करती है या एक्सटर्नल बोरोइंग करती है, एक्सटर्नल डेट लेती है या इंटरनल डेट लेती है। डोमेस्टिक डेट जिसे कहते हैं डीडी डोमेस्टिक डेट, या फॉरेन डेट जिसे कहते हैं एक्सटर्नल डेट लेती है, तो उससे पूरा करती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के डेफिसिट होते हैं वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे कर्जे के अंदर हो जाते हैं। तो डेफिसिट जितने क्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाते हैं, डेट के, क्योंकि ये बोरो करके किस में चले जाते हैं आप, पब्लिक डेट कहते हैं इसको, पब्लिक कहते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का कर्जा वो या तो डोमेस्टिक होता है या वो एक्सटर्नल होता है, लेकिन वो किसके नतीजे में वजूद में आता है, वो गवर्नमेंट के डेफिसिट के नतीजे में आता है। इसका मतलब ये है कि जो इस चीज में फर्क समझिए कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है और गवर्नमेंट का डेट होता है, उसमें फर्क है। डेफिसिट को पूरा करने के लिए कर्जा लिया जाता है और कर्जे को ही डेट कहते हैं, कर्जे को ही डेट कहते हैं। जो जितना डेफिसिट होगा उतना ही एक्चुअली डेट इकट्ठा हो जाता है आपका, उतना ही डेट होता है। समझ गया ना ये बात? इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूमुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट जो है, जितना एक्यूमुलेशन, इसको मैं यहां लिख दूं, एक्यूमुलेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, जितना डेफिसिट इकट्ठा होता जाएगा उतना ही गवर्नमेंट क्या करेगी, डेट लेगी, उतना ही गवर्नमेंट क्या लेगी, कर्जा लेगी। समझ आ गई बात? तो गवर्नमेंट जो डेफिसिट है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा शो कर रहा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू की निस्बत, है ना। और गवर्नमेंट जो डेफिसिट है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, जितना हर साल आता जाएगा डेफिसिट और फिर उतना ही कर्जा हर साल गवर्नमेंट लेती जाएगी और वो कर्जा इकट्ठा होते होते क्या हो जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट डेट है वो एक्यूमुलेशन ऑफ डेफिसिट है ओवर टाइम। यही जो मैंने अभी बात की, एक्यूमुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट इज इक्वल टू डेट। जितना डेफिसिट होगा उतना ही कर्जा लेना पड़ेगा और वो फिर इकट्ठे होते होते, इस साल अगर फर्ज करें इस साल 30 रुपए का डेफिसिट है तो बोरो कितना किया, 30 रुपए, पब्लिक डेट कितना हो जाएगा, 30। अगले साल फर्ज करें डेफिसिट 40 का हो जाता है तो 30 जमा 40 70। तो डेफिसिट तो 40 होगा लेकिन टोटल डेट 70 का हो जाएगा, 70 और 30 100 रुपए का हो जाएगा। समझ नहीं आई बात? ये 40 और 30 70 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, 40 जमा 30 70। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये मैं दोबारा लिख के समझा दूं, ये 30 पहला था, 30 पहला था और अब कितना फर्ज करें, अगले साल 40 आपका डेफिसिट हो जाता है। ये ईयर 1 में है, ईयर 2 के अंदर 40 हो जाता है, यानी आपकी एक्सपेंडिचर 100 और आपका रेवेन्यू 60, तो 40 रुपए का डेफिसिट, तो 40 का फिर कर्जा लेना पड़ेगा, तो डेट कितना हो जाएगा, 70। तो 70 डेट और लेकिन इस साल का जो डेफिसिट है वो 40 है, तो 40, लेकिन दोनों सालों का अगर मिला लिया जाए तो दोनों सालों का डेफिसिट मिलकर ही डेट बन रहा है। ये देखें, 40 जमा 30 70 और 40 जमा 30 डेट 70, दोनों बराबर है। समझ गए बात? तो ये है जी डेफिसिट एंड डेट।